कॉन्फ्रेंस में मुख्य सहभागी मेरे युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, मंचासीन सम्माननीय दामोदर यादव जी, सम्यक अभियान के शांति समन्वयक मेरे प्रिय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, सम्यक गीत के प्रस्तुतकर्ता रचयिता मेरे अत्यंत करीबी मित्र श्री संतोष द्विवेदी जी, आपके समक्ष जिन्होंने मंच का संचालन किया है, आपकी ऊर्जा निरंतर बढ़ाते रह रहे हैं, सम्माननीय सुनील बोरसे जी जो सम्यक अभियान के अत्यंत जुझारू समन्वयक भी हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक और संपूर्ण संभाग में सम्यक अभियान की शुरुआत करने वाले मेरे प्रिय योगेंद्र सिंह तोमर जी, शिवपुरी से पधारे सम्यक अभियान के समन्वयक श्री कैलाश कुशवाहा जी, दतिया के समन्वयक श्री अशोक सिंह डांगी जी, सम्यक अभियान भांडेर के समन्वयक श्री प्रभुदयाल जोहरे जी, हिमावली में सम्यक अभियान की समन्वयक श्रीमती स्मृति कुशवाहा जी, मनीष राजपूत जी एवं सम्माननीय सभी साथियों, युवा साथियों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं जिन बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूं वह आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आप लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल पहले आ रहा होगा, ये सम्यक अभियान क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की गई है। सामान्य तौर पर एक बात आती है कि राजनीतिक अभियान होगा, आंदोलन होगा, रैली निकाली जाएगी, प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा, आदि आदि। लेकिन हमारा आग्रह है आपसे, चाहे जितनी ही समस्या आप लोगों के सामने मैं रखूं, किसी के भी निवारण के लिए आपको धरना, प्रदर्शन, रैली, चक्का जाम, बाजार बंद जैसी गतिविधियों में भाग नहीं लेना है और किसी भी अधिकारी को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन नहीं सौंपना है, क्योंकि जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है उनको ज्ञापन देने से क्या फायदा। तो युवा साथियों, ये सम्यक अभियान की शुरुआत कैसे हुई, यह बड़ी मार्मिक कहानी है। एक आईएएस अधिकारी ने खूब आग्रह किया मुझसे कि जो तीर्थ दर्शन योजना है, उस तीर्थ दर्शन योजना से लौटकर जो वृद्ध आते हैं उनके चेहरे की खुशी तो आप देखिए। और हम चाहते हैं कि प्रसन्नता के उन पलों को आप अपनी लेखनी के माध्यम से एक पुस्तक का आकार दें। और इसी आग्रह के साथ हम आपको एक गांव में ले जाना चाहते हैं। मैं उस गांव में गया जहां तीर्थ दर्शन योजना से 110 लोग लौट के आए थे। वहां जाने के बाद तरह तरह की भाषणबाजी हुई, बातचीत हुई। मेरा उस पर ध्यान नहीं था,
मेरा ध्यान तो था कि तीर्थ दर्शन योजना से लौटकर आए उन बुजुर्गों से मिलूं कि उन्होंने किस अनुभूति को प्राप्त किया है और परिवार के प्रति उनकी क्या सोच है। एक वृद्ध दंपत्ति जब अपने घर की ओर बढ़ी तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे घर के पास पहुंचे, उनकी बेटा बहू सबने उनका स्वागत भी किया, पैर बुलाया। तीर्थ से लौटने के बाद ये सामान्य औपचारिकताएं हैं। उसके बाद वे सामने कुर्सी पर बैठ गए। बेटे ने कहा दादू, प्रसाद दो। पिता उसको घूर कर देखने लगे, बोले हाँ देता हूं। बेटे को अच्छा नहीं लगा, मैं तो बड़े प्यार से प्रसाद मांग रहा हूं, मुझको क्यों ऐसे घूर कर देख रहे हैं, क्यों जोर से बोल रहे हैं। उन्होंने फिर बोला दादू मैं प्रसाद ही तो मांग रहा हूं और क्या मांग रहा हूं। मैं हाँ देता हूं, प्रसाद देता हूं। भला हो फला का जिसने मुझे तीर्थ दर्शन करा दिया, अब मर भी जाऊं तो परवाह नहीं है। अरे तेरे भरोसे रहता तो क्या खास तीर्थ हो जाता। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, शादी भी किया तो MBA तक पढ़ी लिखी लड़की से, और रोज मुझे तू पैसा मांगता है। अरे निकम्मे, तेरे कारण तो मेरा जीना गुजर हो गया है। अब आ गया तीर्थ यात्रा करके, अब मर भी जाऊं तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बेटा इस बात को सुनकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। बड़ा ही कारुणिक दृश्य था। उसे रोता देखकर उसकी पत्नी नौ आता, वो भी रोने लगी। लेकिन वो पिता की अकड़ सिर्फ इस बात को लेते थी कि हमारा ध्यान रखने वाला प्रबल कुमार जो है, हमें कोई चिंता नहीं, बेटा निकलना है तो क्या, वो तो है हमारा ध्यान रखने वाला। मैं सामने पड़े एक कुर्सी पर बैठ गया। उनके पिता को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बेटे ने मेरे को रोका कि सर रहने दीजिए। मैं खड़ा हुआ। बेटा इस बात से चिंतित हुआ कि ये जो साहब आए हैं पता नहीं मेरे पिताजी को क्या बोल देंगे, इसलिए वो पिताजी की चिंता करते हुए मुझे रोका कि सर रहने दीजिए। लेकिन मैं जब उस बेटे के आंखों में आंसू देखा तो मैंने उसे गले से लगा दिया और मैंने कहा बेटा तू चिंता मत कर, तुझे जिसने निकम्मा बनाया है उसे क्या दर्द होता है उसका एहसास एक न एक दिन जरूर होगा। मैंने उनके माता पिता को भी समझाया और उन्हें समझ में आया कि सचमुच ये तीर्थ दर्शन योजना केवल हमें मुद्दे से भटकाने के लिए चलाई जाती। एक घटना और मेरे सामने आई। एक महिला डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल में आई थी, पति से कुछ कह रही थी कि ये लाना है वो करना है। उसने बोला कि चलो नहीं ये तो सब हो जाएगा, यही से अस्पताल से हो रहा है ना फला वो कर दे रहा है और इसके बाद में चिंता करने की जरूरत नहीं है, संबल योजना से हमें इतने रुपए मिल जाएंगे। मैंने कहा वाह रे लीला, पहले अधिकार को छीनकर बना दिया दुर्बल और उस दुर्बलता के शिकार व्यक्ति को चंद रुपया देकर
बोलता यही है संबल। क्या हाल, क्या समस्या है। हर बेरोजगार युवा अपने माता पिता के सामने निकम्मा बन के सामने जा रहा है। कोई घर में मेहमान आता है, पूछता है मनीष कहाँ है, माता पिता बोलते हैं होगा ना, बुलाता हूं। वो मनीष आता ही नहीं, पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाता है। क्यों जाता? क्योंकि जो आया है वो पूछेगा मनीष क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। कुछ नहीं जानता हूं नौकरी पानी के बारे में, लेकिन ढेर सारे भाषण सुनाता है। अरे आजकल के लड़कों को क्या हुआ पता नहीं, मेरे यहाँ भी संजय है, वो भी ऐसा ही पड़ा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, हद से बेहद निकम्मापन हो गया, हमारे जमाने में हमने ये किया, हमने वो किया, आ गया। तो बेटा उनके सामने जाने से डरता है, क्या करें। इन परिस्थितियों को मैंने सामने से देखा है। अभी कुछ साथी हमारे होंगे या उनके साथी किसी के मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में केपीओ के पद पर होंगे या लाइनमैन के पद पर होंगे। लाइनमैन वो लाइनमैन नहीं जो नियमित नौकरी वाले हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से लगे होंगे। हमें लगता है सरकारी नौकरी में है, माता पिता को भी लगता है सरकारी नौकरी में, वे उसके अच्छे घर में शादी करा देते हैं। बाद में उम्मीद करते हैं कि कुछ रुपया बेटा हमको भी देगा। उसे मात्र 8,000 रुपए महीने का वेतन मिलता है, उतने में वो पत्नी का पालन करे, घर का किराया दे, दूध का बिल दे, क्या माता पिता के लिए पैसा बचा के। कितनी गंभीर समस्या है। इन सारी समस्याओं को मैंने करीब से देखा, समझा, महसूस किया और प्रायः हर समस्या का अध्ययन करते करते मेरे आंखों से आंसू निकलते रहे और मैंने यह निर्णय लिया कि युवाओं को इस बीमारी से मुक्त कराना है, बेरोजगारी से मुक्त कराना है, उनके लिए रोजगार के अवसर, सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई ना कोई बड़ा प्रयास करना। और इसी उद्देश्य के साथ हमने सम्यक अभियान शुरू किया है। इस अभियान तो हमने अभियान ही नाम क्यों दिया है कि दामोदर जी बोल रहे थे चाहे आंदोलन हो या अभियान हो, ग्वालियर क्षेत्र में युवा आंदोलन अधिक करते हैं, आंदोलन के लिए तत्पर रहते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन मेरा एक अध्ययन है, आंदोलन अधिकतर दिशाहीन हो जाते हैं, लेकिन अभियान कभी दिशाहीन नहीं होता। अभियान पर चलने वाला व्यक्ति सदैव अडिग होता है, क्योंकि वह संकल्प लेकर अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होता है। तो युवा साथियों, ये समस्याओं की बात है। अब मैं आप लोगों के समक्ष समस्याओं के साथ साथ समाधान भी प्रस्तुत करने जा रहा हूं और वह समाधान आप सब लोगों के संगठित संकल्पित अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने पाया कि पहली सबसे बड़ी समस्या यह है कि 65 से 70 साल का बुजुर्ग, 65 साल का बुजुर्ग 800 तेल से घुटनों की मालिश करते हुए बीपी की दवाई खाकर नौकरी करने जा रहा है और उनका जवान बेटा काम के अभाव में घर में सोया हुआ है। यह सबसे बड़ी समस्या। यह समस्या आई कहां से? मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में, युवा साथियों ध्यान से सुनिएगा, यह सबसे अधिक काम की बात है आप लोगों के लिए। मध्य प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी,
दक्षिण के कुछ राज्यों में तो सेवानिवृत्ति आयु 56 साल ही थी। मध्य प्रदेश सरकार ने देखा कि प्रति माह सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को महीने की आखिरी तारीख को एक मुश्त राशि 400 करोड़ रुपए देनी होती है, जो साल भर में 5000 करोड़ हो जाती है। उन्होंने सोचा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यदि 2 साल तक हम सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा देते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए हमारे बच जाएंगे, ये दूसरी योजनाओं में काम में आ जाएंगे। और इसी आशय के साथ उन्होंने 2 साल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई। 58 साल से सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल कर दी गई। मैंने इस बारे में सोचा कि युवाओं से बात किया जाए कि ये 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने पर वे क्या सोच रहे हैं। लेकिन मैंने उससे पहले सोचा कि क्यों ना हम उन लोगों से बात करें जो सेवानिवृत्त हुए हैं, क्या वो लोग खुश हैं इस निर्णय से। मैं उन लोगों के पास गया, भिन्न भिन्न कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से मिला। मैंने उनसे कहा, भाई आपकी तो लॉटरी खुल गई, 2 साल और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ गई, वेतन वृद्धि का लाभ अलग मिलेगा। उन्होंने कहा, साहब आपको हमारी लॉटरी खुली हुई दिखाई दे रही है, हमारे साथ बेहद धोखा हुआ है। हमने बोले कैसे भैया, आपके साथ कैसा धोखा हुआ है। उन्होंने बताया, हम जब से सरकारी नौकरी में आते हैं तब से हमारी ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि सरकार के वित्त विभाग द्वारा निवेशित कर दी जाती है, और जब तक हमारी 25 साल की नौकरी होती तब तक छोटे से छोटे कर्मचारी की ये राशि 20 लाख रुपए और ऊपर के बड़े अधिकारियों की राशि 80 से 90 लाख रुपए सरकार के पास जमा होती है। तो 25 साल की नौकरी के बाद सरकार जो हमें वेतन देती है वो हमारे ही द्वारा जमा की गई राशि से उसे निवेश करने पर जो आय होती है उसी से देती है। तो सरकार को हमारा वेतन देने के लिए अपने तिजोरी का ताला नहीं खोलना पड़ता। जो पैसा दिया जाता है वेतन, वो हमारे वेतन से दिया, हमारे ही मतलब निवेश की राशि से दी जाती है। उन्होंने यह भी आगाह किया कि देखना था, अभी 2 साल बढ़ी है सेवानिवृत्ति आयु, ये बढ़ते बढ़ते 70 साल तक हो जाएगी, क्योंकि सरकार को कई फायदे हैं। एक तो एक मुश्त राशि नहीं देनी पड़ रही है, दूसरी ओर पेंशन नहीं देनी पड़ रही है, तीसरी ओर नई नियुक्ति नहीं करनी पड़ रही है, चौथी ओर नई नियुक्ति वालों को वेतन नहीं देना है, और 5वीं सबसे बड़ी बात कि हम कर्मचारी फ्री के मिल गए हैं, हमको वेतन देने की जरूरत ही नहीं है, हमें जो वेतन दिया जा रहा है वो हमारे ही पैसों से दिया जाए। ऐसा ही हुआ। कुछ साल के बाद सरकार को लगा यार ये 2 साल तो बहुत अच्छे बीते, चलो और 2 साल बढ़ा देते हैं। तो सरकार ने सोचा यदि हम 1-2 साल बढ़ा दिए तो विरोध हो जाएगा। जैसे ग्वालियर में कुछ युवा अभी सड़क पर उतर आए थे, वैसे युवा उतर न जाए, इस डर से सरकार ने बोला नहीं, पहले डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा देते हैं, 62 साल कर देते हैं। उसके बाद अगर विरोध नहीं होगा तो सबकी कर देंगे 62 साल। सरकार सही रही, कोई विरोध नहीं हुआ, युवा सड़क पर नहीं उतरे। युवा सड़क पर उतरे भी कैसे, युवाओं को डर लगता है कि FIR आदि दर्ज हो गया तो उनको आगे नौकरी नहीं मिली। इस भय के कारण युवा सड़क पर नहीं उतरे और सरकार ने सभी कर्मचारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल कर दी। फिर सरकार ने सोचा कि यार क्यों ना 65 साल कर दी जाए सेवानिवृत्ति आयु। तो उन्होंने पहले डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दी और बोले 3 साल तक देखते हैं, यदि युवाओं ने विरोध नहीं किया तो सबकी सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर देंगे। अब 3 साल होने जा रहे हैं, हो गए हैं। सरकार ने लगभग निर्णय ले लिया है कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दी जाए और डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु इसी के साथ 68 साल कर दी।
तो युवा साथियों, जब अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त ही नहीं होंगे तो आप लोगों को नौकरी के अवसर कैसे मिलेंगे? ये सबसे बड़ी चिंता का यही चिंता का विषय है। तब आखिर क्या किया जाए, यह सोचने विषय है। मैंने इसका गहरा अध्ययन किया। पैसे के अभाव में सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई, क्योंकि लोगों को एक मुश्त रिटायर होने वाले कर्मचारी अधिकारियों को एक मुश्त राशि देनी पड़ती है। तो भाई एक मुश्त राशि आदमी को देनी है, तो क्यों ना 58 साल सेवानिवृत्ति आयु कर दी जाए। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम ये संकल्प लेते हैं संवेक अभियान के माध्यम से कि 1 जनवरी 2024 को युवा दिवस मनाएंगे और उस दिन सरकार का मुखिया चाहे जो भी हो, पहले से किए गए ड्राफ्ट पर उससे हस्ताक्षर ले लेंगे। उस ड्राफ्ट में लिखा होगा कि मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू की जाती है और इसका सुनिश्चित क्रियान्वयन 31 जुलाई 2024 को कर दिया जाएगा। तो साथियों, जैसे ही सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू कर दी जाएगी, कुल 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी निगम मंडल बोर्ड सहित रिटायर हो जाएंगे और 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच 7 माह की अवधि में 5,30,000 युवाओं को सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यह हमारा संकल्प है। इस संकल्प में आप सब लोग शामिल हैं। युवा साथियों, अब मैं दूसरी बड़ी समस्या की ओर आ रहा हूं। देश जब स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश के नीति निर्धारकों को चिंता बढ़ी कि मजदूरों का बड़ा शोषण हो रहा है, श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण हो रहा है, बंधुआ मजदूर प्रथा भी चल रही है। तो श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सन 1948 में संसद में पारित कराया, जिसके तहत अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। उसके 10 साल बाद सन 1959 में प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक न्यायालय में गए। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को न्यायालय के समक्ष रखते हुए कहा कि साहब हमें इतना कम वेतन मिल रहा है और ये देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इतना है। न्यायालय ने कहा श्रमिकों के लिए बना कानून शिक्षकों पर लागू नहीं होता। उसके बाद भिन्न भिन्न वर्ग के अधिकारी कर्मचारी जो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे थे वे न्यायालय गए। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन न्यायालय ने कहा शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए अब तक न्यूनतम वेतन अधिनियम नहीं बना है, इसलिए न्यायालय इस मामले में कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता। तो युवा साथियों, बड़ी गंभीर समस्या है। आज भी निजी विद्यालय के शिक्षक को मात्र 3,000 रुपए महीना वेतन मिल रहा है। यदि सरकारी वेतन में कोई शिक्षक जाता है, सरकारी विभाग में कोई नौकरी करने शिक्षक जाता है, तो उसको प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को भी 22,000 रुपए की वेतन की शुरुआत होती है। निजी क्षेत्र के लिपिक को मात्र 7,000 रुपए महीना मिलते हैं और सरकारी क्षेत्र के लिपिक की शुरुआत 28,000 रुपए महीने से होती है। और हमारा इंजीनियरिंग का भी पढ़ा हुआ विद्यार्थी जिसने पढ़ाई पूरी करने के लिए ही 5-10 लाख रुपए का ऋण लिया है, वो जब नौकरी करने जाता है तो उसको प्राइवेट क्षेत्र में मात्र 10,000 रुपए महीने मिलते हैं और वही सरकारी नौकरी में जाता है तो उसे 42,500 रुपए महीने से उसकी शुरुआत होती है। इतना बड़ा अंतर एक साथ पढ़े हुए 2 साथियों के बीच में। एक साथी को सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो इंजीनियर बन जाता है, 42,000 की वेतन मिलती है, ये 10,000 रुपए में काम करता है। तो जिसको 10,000 रुपए महीना मिल रहे हैं उसका पिता क्या बोलते हैं, वो है होनहार बेटा, होनहार विद्वान के होठ सीखने पान देख, 1 साल के भीतर कार खरीद लिया कार, और धिक्कार हो तुझे
तू तो हर महीने मेरे सामने खड़ा हो जाता है, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। कितनी बड़ी समस्या है, इस पर चिंतन करने की जरूरत किसी को अब तक नहीं हुई। तो हमने संकल्प लिया है कि 1 जनवरी 2024 को जिस दिन हम युवा दिवस मनाएंगे, उस दिन मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया को सामने लाएंगे, युवाओं के सामने, और उनसे कहेंगे भैया ये ड्राफ्ट हमने तैयार कर दिया है, और उनसे कहेंगे भैया हमने ये ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, मात्र आपको हस्ताक्षर करना है। उसमें लिखा होगा, वो ड्राफ्ट क्या अध्यादेश का ड्राफ्ट होगा जो राज्यपाल के पास जाके अनुमोदित होकर लागू होता है। तो उस अध्यादेश में लिखा होगा मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू किया जाता है, जिसके तहत शासकीय क्षेत्र के एलडीटी यूडीटी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर एलडीसी यूडीसी स्टेनो एवं भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति के समय जो न्यूनतम वेतन दिया जाता है, उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र के प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन उसी अधिनियम में नीचे लिखा होगा, यह अधिनियम पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि शासकीय क्षेत्र में पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित कालावधि का प्रावधान है, जबकि निजी क्षेत्र में कर्मचारी अपनी उपयोगिता साबित करके अल्पावधि में ही वेतन वृद्धि और पदोन्नति का लाभ ले सकता है। नियुक्ति के समय जितना वेतन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा, उतना ही वेतन आप निजी क्षेत्र में भी जाओगे तो आपको मिलेगा, यह सुनिश्चित है, वो भी 1 जनवरी 2024। हाल ही में कल की ही बात है, एक सत्ताधीश ने मुझसे बात किया, कहा साहब आपका भाषण बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात है, आप ये न्यूनतम वेतन अधिनियम कहां से लागू करा देंगे, कैसे लागू करा देंगे, क्या प्रक्रिया होगी? मैंने कहा आप क्यों चिंतित हैं? आप 1 जनवरी 2024 को भी बने रहना चाहते हैं क्या? और यदि 1 जनवरी 2024 को भी बने रहना चाहते हैं तो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1 साल पहले ही लागू कर दीजिए। मैंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। एक नामी उद्योगपति ने तो कहा कि यदि सरकारी वेतन के बराबर वेतन निजी क्षेत्र के लिए लागू कर दी जाती है तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, हमारे युवाओं की उत्पादकता बढ़ जाएगी और हमें नुकसान नहीं बल्कि लाभ भी होगा। तो इनके पास समाधान नहीं है, हमारे पास समाधान है और हम उस समाधान को 1 जनवरी 2024 को प्राप्त करके रहेंगे। अब तीसरा मुद्दा युवा साथियों, अभी हमारे एक बिटिया आई थी ज्योति, उन्होंने बताया दलाल वाली बात, उस पर आना चाहता हूं। इस बारे में बड़ा भ्रम है युवा साथियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के सामने बात आने वाली है। चंद सत्ताधीशों के चमचे आप लोगों से ये कहेंगे कि ये तो उनने लागू किया था, ये आज बोले जा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। मैं बड़ा स्पष्ट करते हुए बात रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में एक तारीख है स्वतंत्रता की, 15 अगस्त 1947, और दूसरी निर्धारित तारीख तो नहीं कह सकते, लेकिन हम संत जरूर कहते हैं, वो है आर्थिक स्वतंत्रता की, वो है 1991, 1991। 1991 में ग्लोबलाइजेशन का ड्राफ्ट लागू हुआ, आर्थिक उदारीकरण की पहल की गई, और उस समय इसलिए उस क्षेत्र विशेष के दक्ष कर्मचारियों का बहुत अधिक शोषण होता है, तो उनको शोषण मुक्त कराने के लिए
कर्मचारियों को शोषण मुक्त कराने के लिए, यह ध्यान रखने की बात है, विशेष नेचर के कार्य में दक्ष कर्मचारियों को शोषण मुक्त कराने के लिए सन 1991 में अर्थशास्त्रियों की सलाह पर सरकार ने निर्णय ली कि बीपीओ का गठन किया जाए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसके तहत क्या, यदि कोई कार्यरत कंपनी है, उस कंपनी में जैसे विद्युत मंडल का बॉयलर फट गया, तो विद्युत मंडल बॉयलर के फटने के लिए क्या इंतजार करेगी, नियमित कर्मचारी रख सकती नहीं। बॉयलर का काम करने वाली कोई विशेष कंपनी होगी तो विद्युत मंडल आउटसोर्सिंग करेगा बॉयलर का काम करने वाली कंपनी से, तो वो कंपनी आकर उस काम को करके पूरा चले जाएगी। वो अंशकालिक काम है, तो उस अंशकालिक कार्य को करने के लिए बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी का गठन हुआ, प्रावधान किया गया, रजिस्ट्रेशन उसके तहत किया गया, ताकि वे भी बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनी भी अपने कर्मचारियों का शोषण न कर सके। उसी प्रकार नॉलेज पर केंद्रित, भिन्न भिन्न तरीके के नॉलेज पर केंद्रित वैज्ञानिक हो गए, विशेष टाइप के इंजीनियर हो गए, उस नॉलेज पर केंद्रित कंसल्टेंसी के रूप में जो सेवा दे सकते हैं, ऐसी कंपनियों का प्रावधान किया गया, उसका नाम दिया गया केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, अभी 5-7 साल हुआ, ज्यादा नहीं, बीपीओ और केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों ने मेन पावर की सप्लाई शुरू कर दी। पूरे विश्व में मेन पावर की सप्लाई को अपराध माना जाता है, इसलिए दोनों को मिला के 36% आरक्षण दिया गया। कुछ सालों के बाद 1979 में मंडल आयोग गठित किया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था देने के लिए। मंडल आयोग ने सन 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में अपनी सिफारिश रखी। उसमें उन्होंने लिखा, देश में 44% अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी है। चूंकि देश में पहले से ही 22.5% आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए लागू है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए 44% ओबीसी वर्ग की आबादी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की जाती है। यह है मूल सिफारिश। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सोचा कि 44% आबादी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था देकर हम उन्हें कैसा न्याय दे रहे हैं, यह सही नहीं, तो उन्हें यह सिफारिश त्रुटिपूर्ण लगी। दूसरी ओर उन्होंने सोचा कि 1931 के बाद जातिगत जनगणना हुई ही नहीं है, तो जो आंकड़े सामने हैं उसको भी कैसे विश्वसनीय माना जा सकता है। तो त्रुटिपूर्ण सिफारिशों को लागू करने से वे कतराने लगे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि आगे जाकर जातिगत आधार पर जनगणना होगी, नई व्यवस्था देनी पड़ेगी और हो सकता है संसद में कानून बनाकर ओबीसी वर्ग के लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण की जो व्यवस्था लागू है वैसी ही व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए। यह उस समय के विचार थे, उस बात को कोई नहीं बता रहा। लेकिन सन 1989 में वर्तमान सरकार में जो लोग हैं, इन्हीं के साझेदारी वाली सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। वीपी सिंह ने जल्दीबाजी में श्रेय लेने का सोचा और उन्होंने त्रुटिपूर्ण मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में पहले से 36% आरक्षण एससी और एसटी वर्ग के लिए था। यहां पर भिन्न भिन्न सर्वे से पता चला कि 54% आबादी, 54% आबादी ओबीसी वर्ग की है। तो 54% ओबीसी वर्ग की आबादी को 50% सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों के कारण मात्र 14% आरक्षण मिला। ओबीसी वर्ग के आवेदकों ने सोचा क्या करना है, पहले भी हम अनारक्षित श्रेणी में थे, अनारक्षित श्रेणी में ही आवेदन करेंगे। यह सिलसिला चलता रहा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक नई व्यवस्था आ गई कि आरक्षित वर्ग का आवेदक
अनारक्षित वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता और 54% आबादी मात्र 14% आरक्षण लेकर उसी दिन से परेशानी में पड़ी हुई है। इतना बड़ा अन्याय आखिर ओबीसी वर्ग का 40% निकालकर किसे दिया जा रहा है? ये भी तो गलत है। किसी भी वर्ग के साथ में अन्याय कैसे किया जा सकता है? और समानता का सिस्टम होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं युवा साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि यहां पर अनारक्षित वर्ग के भी युवा हैं, उनके मन में बात आ रही होगी कि पुनः आरक्षण का भूत सवार हो गया। ऐसा नहीं है। मैं अनारक्षित वर्ग के लिए भी क्या सबसे सही व्यवस्था हो सकती है अभी सामने आपके रखूंगा और आपके सामने कभी शिकायत नहीं रहेगी। मैं अपनी बात रख रहा हूं। तो इस संयोग अभियान के माध्यम से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 1 जनवरी 2024 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन के नाम पर जातिगत जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। जनगणना कैसी होगी? एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग, जैन वर्ग। यदि जैन 2% है तो उनको देने में क्या है? जितने जिसकी आबादी उनको उसी अनुपात में भागीदारी दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्हकारी परीक्षा में जो सबसे अधिक अंक लाते हैं उनको अधिकार कैसे देंगे? वो तो सबसे अधिक अंक ला रहे हैं, उनको भी आरक्षण की श्रेणी में ही रखे रहेंगे तो उनको अधिकार कैसा मिला? उनको न्याय कैसा मिला? तो हम एक बात ध्यान रखने जा रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग की जो आबादी होगा उसका 10% बचा के रखेंगे और कुल आरक्षण की व्यवस्था में 10% एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए प्रावधान रखा जाएगा। एक्सीलेंस कैटेगरी अर्थात उत्कृष्ट श्रेणी। अब किसी भी वर्ग के युवाओं को यह नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो सकता है। आपकी जितनी आबादी है उतना तो आरक्षण मिलेगा ही, उसके साथ साथ उच्चतम अंक पाने पर एक्सीलेंस कैटेगरी में भी जाने का प्रावधान होगा और पूरे नौकरी के कार्यकाल में भी एक्सीलेंस कैटेगरी के ही माने जाएंगे। तो युवा साथियों, ये 5 समस्याएं आपके सामने आई। अब ये अभी वर्तमान की समस्या से पहले आ जाता हूं, इसके बाद दूसरी व्यवस्था पर भी आ रहा हूं। सेना की भर्ती 4 साल के लिए होने लगी। थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। सेना में 4 साल के लिए भर्ती होने लगी। बच्चा पैदा होता है तो 4 साल के बाद में दादा, मामा, नाना कहना सीख जाता है। उसको नर्सरी में डालते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 सीख जाए। तो सेना में भी जाने वाले हमारे साथी जो हैं, कैसे गोली चलाना है, दुश्मन कौन है, दुश्मन की पहचान करने के बारे में जब तक सोचे, जब तक उनको अध्ययन हो, जब तक वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो, उतने में तो 4 साल बीत ही जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, अब 4 साल में उनको प्रशिक्षित कर दीजिए, उनका लाभ हम ले लेंगे। तो युवा साथियों, मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2024 को यह व्यवस्था दे दी जाएगी कि सेना में चाहे 4 साल के लिए भर्ती हो या 15 साल के लिए, सेवानिवृत्त सेनानियों को मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस विभाग में नियमित नौकरी तत्काल दे दी जाएगी। और पहले नौकरी दी जाएगी, उसके बाद 6 माह की ट्रेनिंग कम्युनिटी पुलिसिंग की जाएगी। कम्युनिटी पुलिसिंग कॉन्सेप्ट के तहत मध्य प्रदेश में बहुत अधिक पुलिस कर्मचारियों की जरूरत है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, सरकार का कोई भी व्यक्ति मेरी इन बातों को काट नहीं सकता, कोई किसी को इतना ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग पर किताब लिखी है और मुझे जानकारी है।
कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बहुत अधिक पुलिस कर्मचारियों की जरूरत है। और अब मेरे ख्याल से किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अपने साथियों को, अपने छोटे भाइयों को सेना में भेजिए, लोग कहीं नौकरी करती। तो युवा साथियों, ये तो आप लोगों की मूल समस्याओं की बात हुई। अब मैं एक बड़ी ही जटिल समस्या की ओर आ रहा हूं, वो है सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई। आजकल नेताओं को क्या हो गया पता नहीं भैया। आंदोलन होता है, आंदोलन में एक नेताजी खड़े होते हैं बढ़िया जोरदार सफेद कुर्ता पैजामा पहन के, और चालू हो जाते हैं अधिकारियों कर्मचारियों को गाली देना। फलाना अधिकारी चोर है, फलाना डकैत है, फलाना ऐसा किया, फलाना वैसा किया। तो भाई अब बड़ी समस्या ये एक और बात बता दीजिए, गाली देने के सिलसिले में मेरे को याद आ गया, मुख्यमंत्री पद की एक दावेदार या का दावेदार ने कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनी या बना तो कलेक्टर मेरे सामने फाइल लेकर खड़ा रहेगा। मैंने सोचा, मैं बड़ा परेशानी में आ गया। अखबारों में देखा, हेडलाइन छपी हुई है कि यदि मैं मुख्यमंत्री आदि आदि देश देश तो कलेक्टर मेरे सामने फाइल लेकर खड़ा रहेगा। मैं बड़ा दुखी हुआ इस व्यवस्था से। मैंने बोला यार, यदि कोई 6वीं पास मुख्यमंत्री बन जाए तो कलेक्टर उनके सामने फाइल लेकर खड़ा रहेगा? क्या ये युवाओं का अपमान नहीं है? ये सम्मान की बात। पहले के टाइम में हम लोग जब पढ़ते थे तब एक IAS, एक IPS, एक IFS ऑफिसर जो होते थे, इनको कॉलेज में लाया जाता था मोटिवेशन के लिए। सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट, जैसे आज आप लोग बैठे हैं, सारे पढ़ने वाले उनको सुनते थे। बड़ा ही सम्मान का भाव था और मन ही मन एक बात बनती थी, रोल मॉडल मान बैठते थे उनको, यार हमको भी ऐसा ही बनना है, हमको भी कलेक्टर बनना है, हमको भी SP बनना है, हमको भी DFO बनना है। लेकिन जब ये 6वीं पास कोई मुख्यमंत्री बन जाए और वो बड़े कलेक्टर को फाइल लेके खड़ा रखाएंगे अपने पास में, तो कोई कलेक्टर कैसे बनना चाहेगा? ये क्या युवा का अपमान नहीं है? ये क्या शिक्षा का अपमान नहीं है? तो युवा साथियों, आजकल ऐसा अपमान का दौर चल रहा है। पहले गांव में, थोड़ा सोचिए, थोड़ा चिंतन करिए, पहले गांव में पटवारी को पटवारी साहब कहा जाता था, मास्टर को मास्टर साहब या गुरुजी के नाम से बुलाते थे, ग्राम सेवक ग्राम सहायक को बाबू साहब कहा जाता था। बेहद सम्मान का भाव था। और अब क्या हो रहा? ये पटवारी, ये मास्टर, ये बाबू, साथ में 2-4 गाली। तो भाई आप लोगों को भी सरकारी नौकरी में जाना है, आप लोगों को भी पटवारी मास्टर बाबू बनना है, कलेक्टर SP DFO बनना है। जैसे ही नौकरी में जाओगे, गाली देने वाले फिर सामने आ जाएंगे। और वो गाली देने वालों ने पहले आपको भी आदत डाल दी थी गाली देने की, तो जब वो आपको गाली देंगे तो कैसा लगेगा? बड़ी ही अपमानजनक स्थिति होगी। तो युवा साथियों, मेरे साथ संकल्प लीजिए, मन ही मन लीजिए कि हम शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को उनके पद और पद के अनुरूप सम्मान देंगे भी और दिलाएंगे भी। और यदि किसी ने अकारण, मैं अकारण शब्द पे जोर दे रहा हूं, कोई कारण हो सकता है तो बात अलग है, यदि किसी ने अकारण किसी शासकीय अधिकारी कर्मचारी को परेशान या अपमानित किया तो उन्हें सबक सिखाने से भी नहीं चुकेंगे, क्योंकि उनका सम्मान हमारा सम्मान, उनका स्वाभिमान हमारा स्वाभिमान। युवा साथियों, अब मैं इस ग्वालियर में एक बेहद बड़ी समस्या को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बड़े चिंतन करने की जरूरत है। ये जितना अन्याय हुआ है ना, जितनी दिक्कतें आई है ना आप लोगों के सामने, असली में क्या है, जो राजभोगी थे ना पहले से, जिन्होंने बहुत पहले से राज किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो राजा महाराजा जो लोग थे, लोकतांत्रिक सरकार बन गई,
तो लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद भी मुख्य भूमिका निभाने लगे और उन्होंने कहा कि हम प्रजा को इस तरीके से दबा के रखते थे ताकि प्रजा कभी सिर न उठा पाए और पूरे प्रावधान भी उसी के अनुरूप बनाते थे। आपको भी ऐसे ही बनाना है। तो हमारे स्वतंत्र भारत में भी अधिकांश योजनाएं उन्हीं राजा महाराजाओं के मार्गदर्शन में बनने लगी, क्योंकि वे भी सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने लगे। तो बड़ी जटिल समस्या है, ये इतनी ही बात नहीं है, इसकी मैं गहराई से गंभीरता में जाना चाहता हूं। तो युवा साथियों, एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी हरिद्वार में आयोजित धर्म सभा में भाग लेने गई। वहां साधु संत महात्माओं ने कहा कि महर्षि मनु, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये याद रखने योग्य चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साधु संत महात्माओं ने कहा कि महर्षि मनु और महर्षि जैमिनी ने यह व्यवस्था दी थी राजकाज से संबंधित कि कोई भी राजा या महाराजा राज्य की संपूर्ण संपत्ति का मालिक नहीं होता, बल्कि राज्य की संपूर्ण संपत्ति का मालिक प्रजा होती है। तो राज्य की संपूर्ण संपत्ति पर अधिकार प्रजा का था, राजा का नहीं। यह बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने सुनी, वे मन ही मन सोचने लगी, अरे जब महर्षि मनु और महर्षि जैमिनी ने ऐसी व्यवस्था दी थी, तो मेरे देश में देश जब स्वतंत्र हुआ तब राजा महाराजाओं ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और मर्जर एग्रीमेंट के समय तो जो जितना हो सका, जितना का प्रावधान था, मध्य प्रदेश विधानसभा के लाइब्रेरी में कोवेंट नामक एक किताब है, आप नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की लाइब्रेरी में कोवेंट नामक एक किताब है। उस किताब में ये पूरे अधिकार दिए हुए हैं कि प्रत्येक राजा महाराजा को कितनी संपत्ति रखने का अधिकार था और क्या क्या अधिकार दिए गए थे मर्जर एग्रीमेंट के तहत। मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूं। तो राजा महाराजाओं को जितनी संपत्ति रखने का अधिकार था उनका तो उनने रख लिया मर्जर एग्रीमेंट में, लेकिन उसके बाद में बाकी बची संपत्ति को अपने यहां काम करने वाले कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि के सबके नाम रखे हुए थे, सबके नाम कर दिया। इसके साथ साथ क्या किया, उन्होंने ढेर सारे ट्रस्ट बना दिए, पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, सब ट्रस्ट बन गए, सारी संपत्ति को बचा के रख दिया। उस समय ये जो महल है ना, महल, किले आदि आदि, तो इन पर रहने का अधिकार क्यों दिया गया था? जैसे पूर्व प्रधानमंत्री हो तो पूर्व प्रधानमंत्री को उसके पद के गरिमा के अनुसार सेवानिवृत्त होने पर भी सरकारी आवास दिया जाता है। उसी प्रकार युवा साथियों थोड़ा गंभीरता से सुनिए। युवा साथियों थोड़ा गंभीरता से सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखने की चीज है और आप ही लोगों को काम देगी, ठीक है? तो युवा साथियों, हुआ क्या, बहुत सारे ट्रस्ट बन गए, ये तो सब संपत्ति में बचा के रख ही लिया, लेकिन महल और किले की बात आई तो पूर्व राजा और महाराजा का एक सम्मान था, पूर्व राजा और महाराजा का एक सम्मान था, उनके प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना था। इसीलिए सरकार ने व्यवस्था दी कि जब तक ये राजा महाराजा जीवित हैं तब तक महल और किले में रह सकते हैं। लेकिन युवा साथी, आपको पता होगा, अब भी राजा महाराजाओं के वंशजों ने उन किले और महलों को अपनी खुद की स्वामित्व की मान लिया है और वही रह रहे हैं। अब इनको सबको किलों से निकाला जाएगा, महलों से निकाला जाएगा, निकलना होगा। युवा साथियों,
पूर्व राजा महाराजाओं के पास में कुछ संपत्ति अभी भी है, जबकि बहुत सारे एकता आए, सीलिंग एकता आया, प्रावधान थे इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते, इससे ज्यादा संपत्ति नहीं रख सकती, लेकिन इनके पास में है। और तो एक बात और बता देना चाहता हूं, आप लोगों को शायद याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अपने अपने मोबाइल में सर्च करिएगा। पहले प्रिवी पर्स मिलता था, पेंशन, प्रिवी पर्स मतलब पेंशन पूर्व राजा महाराजाओं। तो देश के चुनिंदा राजा महाराजाओं को 8,898 अंश, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 8,898 अंश अर्थात 25,500 तोला सोने के बराबर कीमत, बराबर राशि एक साल में प्रिवी पर्स के रूप में दी जाती है। तो देश के खजाने की बड़ी रकम इनके प्रिवी पर्स में ही चले जाती थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब तो बहुत हो गया, इन राजा महाराजाओं के अधिकारों को छीनना ही पड़ेगा, और उन्होंने सबसे पहले प्रिवी पर्स हटाने का निर्णय ली। प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया। फिर देखा गया कि बैंकों पर भी राजा महाराजा का ही अधिकार था। मध्य प्रदेश के एक महाराजा ने तो स्टेट बैंक ऑफ देश की राशि इंग्लैंड में जमा करके रख दी थी, इतना बुरा हाल था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दी। उसी प्रकार खजानों पर भी राजा महाराजाओं का ही आधिपत्य था, उन्होंने खजानों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। कई कंपनियां घाटे में चल रही थी राजा महाराजाओं के नियंत्रण वाली, उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसी प्रकार इस प्रकार देश में युवाओं के लिए सम्मानजनक नौकरियों के अवसरों की शुरुआत हुई, और उसी समय से सम्मानजनक नौकरियां मिलने लगी। तो युवा साथियों, श्रीमती इंदिरा गांधी का एक काम अधूरा रह गया था। वो चाहती थी कि महलों को खाली करा दिया जाए राजघरानों के वंशजों से। दूसरी चीज, इनके पास जो अकुत संपत्ति है इसको सरकारीकरण कर दिया जाए, और इन सारी संपत्तियों का उपयोग जो है देश के विकास में किया जाए। वो अधूरा रह गया। अभी हमें बहुत अधिक जरूरत है धन की, क्योंकि युवा साथियों के लिए सुनहरे अवसर जो लाने हैं। तो हम क्या करेंगे? एक बात ध्यान देने योग्य है, कमलनाथ जी ने एक बड़ा काम कर दिया था। मध्य प्रदेश, एक बात जरा ध्यान देकर सुनिएगा, मैं किसी के बारे में कोई तारीफ के पुल नहीं बांध रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा। जो राज्य, आपके नॉलेज की बात है, जो राज्य समुद्र के किनारे होता है, आयात निर्यात का व्यवसाय वहां ज्यादा होता है, इसलिए उस राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। मध्य प्रदेश समुद्र के किनारे नहीं, मध्य में है, इसलिए यहां पिछड़ापन ज्यादा है औद्योगिक दृष्टि से। कमलनाथ जी ने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पद पर रहते हुए, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पद पर रहते हुए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जापान के सहयोग से बनाने की शुरुआत की। उसके बाद मध्य प्रदेश उसके पॉइंट में नहीं आता, किनारे से निकल जाती थी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो उन्होंने 200 किलोमीटर विस्तार देने की योजना थी, इन्फ्लुएंस एरिया कहते हैं उसको। तो उसका लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम, पीथमपुर, उज्जैन और देवास को जोड़ दिया, 4 नोड जोड़ दिए। और पीथमपुर के पास टीही में उन्होंने ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया। युवा साथियों, ड्राई पोर्ट क्या होता है हम बताना चाहते हैं। पोर्ट का अर्थात बंदरगाह में जितनी सुविधाएं होती है उतनी ही सुविधाएं ड्राई पोर्ट में भी होती है। तो ड्राई पोर्ट टीही में बन गया, अर्थात समुद्र का बंदरगाह कहां आ गया? मध्य प्रदेश के टीही में आ गया। ये बड़ा काम, बहुत ही बड़ा काम। ये निश्चित रूप से भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने वाला काम। लेकिन इसमें कुछ अधूरा रह गया है। अब हम चाहते हैं टीही ड्राई पोर्ट से मध्य प्रदेश के सारे हिस्से जुड़ जाए, ग्वालियर भी जुड़ जाए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो हम चाहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाए, पूरे राज्य का हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर मैप बने, कम्युनिटी फार्मिंग शुरू हो जाए, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चैन बने। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो उत्पादन हो वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से टीही आए और वहां से सीधे विदेशों में जाने लगे। तो
हमारे किसानों का अनाज जो पैदा किया गया है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से विदेशों में जाने लगेगा, ग्लोबल मार्केट में, तो हमारे किसानों की आय 2 से 10 गुना हो जाएगी। और क्या होगा? दूसरी बात, हमारे किसानों के बच्चे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने लगेंगे, आयात निर्यात के कारोबार में जुड़ जाएंगे, रोजगार ही रोजगार। लेकिन इस काम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे राज्य के 8-10 राजा महाराजाओं को नाराज करना पड़ेगा, उनको अपने समान जिन घरों में हम रहते हैं वैसे घरों में लाना पड़ेगा। ये बड़ी समस्या तो है। चलिए कोई बात नहीं, 8-10 नाराज होंगे, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोगों को फायदा तो होगा ना। क्योंकि क्या चाहते हैं आप लोग? राजा महाराजाओं की नाराजगी झेल लेंगे ना तुम? तो युवा साथियों, तो फिर रोजगार के अवसर ही अवसर हैं। अब ये मैं क्या हुआ, एक बड़ा गंभीर विषय मेरे सामने आया। चंद युवा मेरे साथ में आए, अभी ग्वालियर आया तो उन्होंने बताया, साहब आपके सम्यक अभियान से तो हम जुड़ रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। क्या? हम लोगों के गार्जियन, पिताजी वगैरह वगैरह पहले हम लोगों की बात कम सुनते थे, और वो जो आते थे महाराज जी, तो महाराज के सामने शर्मागत हो जाते थे। जब महाराज आके बैठते तो कुर्सी पर बैठते ही उनके पैर धुलाते थे, चरणामृत पीने को भी बोलते थे। अब हम जो हैं थोड़े दूसरे विचारधारा के हैं, वो दूसरे विचारधारा के कारण दूसरे तरफ चले गए। हमने सोचा बड़ा फायदा हुआ, भैया जाने तो उधर चले गए, तो हम तो बरी हुई अब इनसे, तो वो उधर चले गए। हमने सोचा अब इनसे मुक्ति मिली हमको, लेकिन क्या करें, बड़ी समस्या हो गई। और महाराज चले गए, महाराज उधर चले गए, इधर उनका हस्तक्षेप कम हुआ, हम खुश हुए। लेकिन महाराज के स्थान पर कुछ ही दिनों के बाद राजा आ गए। अब एक राजा आ गए। अब पिताजी जो हैं, चाचा जी, पिताजी, दादाजी सब राजा को मानने लगे। राजा साहब जो कहेंगे वही होगा। अरे साहब, हम तो स्वतंत्र ही हो पा रहे हैं, हमारा जन्म तो देश के स्वतंत्रता के बहुत साल बाद हुआ है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वहां स्वतंत्रता मिली की बात कर रहे हैं, हमें स्वतंत्रता ही मिल रही। अब भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं, राजशाही में ही चल रहे हैं। राजा तो ठीक है, अब राजा जी के बाद में कोई और बाबा जी ना आ जाए, आखिर हम क्या करें? महाराज गए, राजा आए, राजा जाएंगे, बाबा आएंगे, बाबा के बाद में कोई और आएगा, कोई नाती राजा आएगा, कोई पोता राजा आएगा। तो हम क्या करेंगे भैया? हम ऐसे ही झेलते रहेंगे, हमारा विकास कैसे होगा? हमारे माता पिता तो मीडिया डाल के रखे हैं, तो हमको कुछ स्वतंत्र होने लायक का सिस्टम बताइए। तो युवा साथियों, आप लोगों में से जो राजनीति में भी जाना चाहे, जनप्रतिनिधि बनना चाहे, जनप्रतिनिधि बनकर सर्वांगीण विकास के मार्ग को ढूंढना चाहे, तो निश्चित रूप से स्वागत है। आप लोगों में से प्रतिभावान युवा मेरे साथ आइए। मैं राजा महाराजाओं से मुक्त कराते हुए आप लोगों के लिए सुनिश्चित लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम कराऊंगा। तो हमको तो युवा साथियों, हमें राजनीति नहीं लोकनीति की ओर बढ़ना है। और इसी संकल्प के साथ अब मैं इसी संकल्प के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।